नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आप इस पल ये आवाज सुन रहे हैं, अगर आपके कानों तक ये शब्द पहुंच रहे हैं, तो इसे सिर्फ एक वीडियो या रिपोर्ट मत समझिए। इसे एक चेतावनी की तरह लीजिए, एक दस्तक की तरह जो सीधे आपके घर के दरवाजे पर हो रही है। क्योंकि जो बात अभी सामने रखी जाने वाली है वह किसी दूर के आंकड़े, किसी फाइल नंबर या किसी मंत्रालय की बंद अलमारी में रखे कागज की कहानी नहीं है। यह कहानी आपके सम्मान से जुड़ी है, आपकी उस पेंशन से जुड़ी है जिसके सहारे हर महीने घर का चूल्हा जलता है, दवाइयां आती हैं, बिजली का बिल भरा जाता है और एक बुजुर्ग यह भरोसा लेकर सोता है कि कल भी उसकी जिंदगी चलती रहेगी। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यहां केवल खबर नहीं सुनाई जा रही, यहां उस खबर के पीछे छुपी सच्चाई को इस तरह खोला जा रहा है कि आप उसे महसूस करें। क्योंकि जब तक महसूस नहीं होगा तब तक सवाल नहीं उठेंगे, और जब तक सवाल नहीं उठेंगे तब तक जवाब नहीं आएंगे। एक सुरक्षित भविष्य का सपना लेकर जिन्होंने जीवन भर कर्म किया, उनकी आंखों में आज भी वही उम्मीद पल रही है कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम सम्मान से जीने लायक सहारा तो मिलेगा। यह कहानी सिर्फ एक स्कीम की नहीं, यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी, अपने पसीने से उद्योग चलाए, अपने अनुशासन से संस्थान खड़े किए और अब बुढ़ापे में सबसे साधारण जरूरतों के लिए भी हिसाब लगाना पड़ रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और उससे जुड़ी वेतन सीमा सुनने में भले तकनीकी शब्द लगे, मगर इन शब्दों की असली गूंज रोजमर्रा की जिंदगी में सुनाई देती है। सुबह दूध के दाम पर बहस, महीने के आखिर में दवाइयों के बिल की चिंता, पोते पोतियों की कॉपी किताबों के खर्च की कल्पना, और सबसे बढ़कर अपने ही घर में आत्मनिर्भर बने रहने की तड़प। यही वजह है कि यह कोई साधारण नीतिगत मामला नहीं रह जाता, यह धीरे धीरे एक मानवीय संकट का रूप ले चुका है जो चुपचाप उस वर्ग को दबा रहा है जिसने अपना सब कुछ दे दिया। अक्सर सुर्खियों में आता है, कुछ दिन चर्चा होती है, कुछ वादे होते हैं, फिर खबरों की भीड़ में कहीं खो जाता है। मगर आज बात को आधे रास्ते पर छोड़ देने की गुंजाइश नहीं है। यहां अटकलों से ज्यादा जरूरत स्पष्ट समझ की है, ताकि जो भी सुना जाए उसे सच और अफवाह के तराजू पर तोला जा सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गंभीर, साफ और समझने योग्य जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कई बार एक छोटी सी आधिकारिक अपडेट समय पर मिल जाए तो महीनों की उलझन बच जाती है। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले उस मूलभूत समस्या को पहचानना जरूरी है जो दशकों से चल रही है। ईपीएस के तहत पेंशन मिल रही है, यह बात ठीक है, लेकिन असली समस्या पेंशन न मिलने की नहीं। समस्या है उस पेंशन की क्रय शक्ति का लगातार गिरते जाना। पिछले 30 से 40 वर्षों में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी, पेंशन उसकी बराबरी करने में पूरी तरह नाकाम रही। एक पल को उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने 1990 या 2000 के आसपास रिटायरमेंट लिया। उस समय 1000 भारतीय नेपाली रुपया या 1500 भारतीय नेपाली रुपया की राशि में किसी तरह गुजारा संभव था। लेकिन आज जब एक साधारण अस्पताल का बिल हजारों में पहुंच जाता है, महीने का राशन हजारों में चला जाता है, बिजली पानी के बिल बढ़ते जाते हैं, तब वही राशि कड़वा मजाक लगती है। यह सिर्फ पैसों की कमी नहीं, यह गरिमा की कमी है। यह वो खाई है जिसमें एक पेंशनभोगी की आत्मनिर्भरता धीरे धीरे दबती जाती है और मजबूरी उसे परिवार पर निर्भर बना देती है। कई बार वह बुनियादी जरूरतों को टाल देता है, दवा कम कर देता है, खाने में कटौती कर देता है और मन में सिर्फ यही सोचता है कि कहीं बोझ ना बन जाऊं। इसीलिए जब न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात उठती है तो यह महज आर्थिक समायोजन नहीं रहता, यह उम्मीद की नई किरण बन जाती है, लेकिन साथ ही एक पुराना डर भी पैदा करती है कि कहीं यह बात फिर से विचाराधीन है। एक समिति बैठ रही है, चर्चा जारी है,
जैसे शब्दों की धुंध में गुम न हो जाए। ये डर अनिश्चितता से पैदा होता है और इसी अनिश्चितता का फायदा अक्सर अफवाहें उठाती हैं। इसलिए जो भी दावा सुने उसका आधार खोजिए, क्योंकि पेंशन भोगियों की भावनाओं के साथ खेलना सबसे आसान काम बन गया है। अब उन सकारात्मक संकेतों की बात करें जो हाल के दिनों में इस विमर्श में ताजगी ला रहे हैं। संकेत मुख्य रूप से दो मोर्चों पर देखे जा रहे हैं। एक, न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की वास्तविक संभावना। दूसरा, पीएफ और पेंशन की गणना का आधार बनने वाली वेतन सीमा यानी वेज सीलिंग में बदलाव की चर्चा। अलग अलग रिपोर्ट, विशेषज्ञों की बहस और नीतिगत संकेतों से यह अंदाजा लगाया जाता है कि ईपीएफओ के स्तर पर इन दोनों मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। मगर यह भी उतना ही जरूरी है कि लोग समझें, न्यूनतम पेंशन बढ़ाना कोई भावनात्मक घोषणा नहीं होती। इसके पीछे जटिल वित्तीय गणित होता। पेंशन फंड की दीर्घकालिक सेहत, आने वाले दशकों की देनदारी और वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों व नियोक्ताओं पर पड़ने वाला असर, इन सबका विश्लेषण किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा बदलाव रातों रात नहीं आता। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और जब तक आधिकारिक अधिसूचना या परिपत्र जारी नहीं होता तब तक कोई बात लागू नहीं मानी जाती। अब वेतन सीमा में बदलाव की चर्चा का महत्व अलग स्तर का है। वर्तमान में पीएफ और पेंशन की गणना के लिए जो वेतन सीमा तय है वह वर्षों से लगभग स्थिर रही है, लेकिन इसी दौरान न्यूनतम वेतन, जीवन यापन की लागत और औसत आय में बहुत बड़ा उछाल आया है। यह अंतर एक बड़ी विषमता पैदा करता है, जहां सामाजिक सुरक्षा का यह स्तंभ वास्तविकता से पीछे छूटता दिखता है। वेतन सीमा बढ़ाने की मांग असल में इसी दूरी को कम करने की मांग है। अगर यह सीमा बढ़ती है तो भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पीएफ कटौती बढ़ सकती है, जिसका मतलब यह होगा कि उनका रिटायरमेंट कॉर्पस भी बड़ा होगा और उसी आधार पर उनकी मासिक पेंशन भी बेहतर हो सकेगी। यानी ये आने वाली पीढ़ी के लिए वित्तीय सुरक्षा कवच को मजबूत करने जैसा कदम बन सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी है जो हर मौजूदा पेंशन भोगी के मन में उठता है। पहले से पेंशन पा रहे लोगों को इस बदलाव का लाभ कैसे और कितना मिलेगा? इसका जवाब पूरी तरह अंतिम नीति के नियमों पर निर्भर करता है। हो सकता है नई वेतन सीमा सिर्फ नए सदस्यों या एक निश्चित तारीख के बाद रिटायर होने वालों पर ही लागू हो। इसलिए किसी वायरल मैसेज के आधार पर यह मान लेना कि सभी को समान लाभ मिल जाएगा सही नहीं है, और यही वह जगह है जहां सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी उलझनों में आपको साफ मार्गदर्शन मिलता रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई आधिकारिक दस्तावेज आएगा वही सबसे पहले निर्णायक होगा। इस विषय का एक और पहलू है न्यायिक हस्तक्षेप और समय सीमा का सवाल। समय समय पर अलग अलग मंचों पर और कई बार अदालतों में भी यह तर्क उठता रहा है कि वेतन सीमा में इतने लंबे समय तक मूलभूत बदलाव न होना, जबकि आर्थिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य के खिलाफ जाता है। इसी आधार पर मांग मजबूत होती है कि सरकार को उचित समय सीमा के भीतर फैसला लेना चाहिए ताकि प्रणाली प्रासंगिक और मजबूत बनी रहे। लेकिन न्यायिक बहस और नीतिगत क्रियान्वयन के बीच भी लंबा रास्ता होता है, और यह रास्ता दस्तावेजों के जरिए ही तय होता है, सुर्खियों के जरिए नहीं। अब एक नाजुक लेकिन बहुत जरूरी बात, वेतन सीमा बढ़ाने का मतलब सिर्फ भविष्य की पेंशन बढ़ाना नहीं है। इसका तात्कालिक असर कर्मचारी की आज की टेक होम सैलरी पर पड़ता है। पीएफ की कटौती बेसिक वेतन के 1% पर आधारित होती है। अगर पीएफ योग्य वेतन का आधार बढ़ा तो हर महीने कटने वाली रकम बढ़ सकती है और हाथ में आने वाली नकदी थोड़ी कम हो सकती है। यह एक संतुलन है, आज थोड़ा कम ताकि कल ज्यादा सुरक्षित हो। लेकिन यह संतुलन सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। जिस कर्मचारी पर होम लोन, बच्चों की फीस, परिवार का इलाज और रोजमर्रा के खर्चों का दबाव ज्यादा है, उसे यह कटौती तीखी महसूस होगी। वहीं जो व्यक्ति दीर्घकालिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है वह इसे सकारात्मक कदम मानेगा। यहां तीसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, नियोक्ता यानी कंपनियां। पीएफ व्यवस्था में कर्मचारी के अंशदान के बराबर ही नियोक्ता का अंशदान भी होता। इसलिए
अगर वेतन सीमा बढ़ती है तो नियोक्ता को भी प्रति कर्मचारी ज्यादा योगदान देना होगा। जिन कंपनियों में हजारों या लाखों कर्मचारी हैं, उनके लिए यह बड़ा वित्तीय भार बन सकता है, जिसका असर उनके लाभ, लागत और नई नौकरियों की योजनाओं पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार को ऐसे किसी निर्णय से पहले उद्योग जगत, श्रमिक संगठनों, अर्थशास्त्रियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विमर्श करना पड़ता है। यह प्रक्रिया समय लेती है और इसी दौरान कई तरह की खबरें हवा में तैरती रहती हैं। इसलिए सतर्कता सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। अक्सर आप देखते होंगे कि किसी अखबार की एक सुर्खी या सोशल मीडिया की एक पोस्ट यह दावा कर देती है कि अगले महीने से वेतन सीमा बढ़ जाएगी या पेंशन भोगियों को एकमुश्त बढ़ोतरी मिल जाएगी। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ ने कोई आधिकारिक परिपत्र जारी किया है? क्या उसमें लागू होने की तारीख साफ लिखी है? अगर नहीं, तो किसी भी खबर को अंतिम मानना खुद को भ्रम में डालना है। यही वह मोड़ है जहां लोग उम्मीद बांध लेते हैं और फिर जब कुछ नहीं होता तो निराशा गहरी हो जाती है। अब उस तर्क की ओर भी चलें जो वेतन सीमा में नाटकीय बढ़ोतरी की मांग करता है। कई श्रमिक संगठनों और विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वेतन सीमा इतनी कम है कि यह मध्यम और उच्च आय वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के पूरे लाभ से दूर रखती है। उनका तर्क है कि सीमा को काफी ऊपर तक ले जाना चाहिए ताकि ज्यादा लोग मजबूत पेंशन सिस्टम के दायरे में आए। लेकिन जैसा पहले कहा गया, इसका सीधा असर नियोक्ताओं की लागत और कर्मचारियों की वर्तमान नकदी पर भी पड़ता है। इसलिए नीति निर्माताओं के सामने दुविधा बनती है भविष्य की। सुरक्षा बढ़ाई जाए या वर्तमान लागत और दबाव न बढ़े। और यही वजह है कि निर्णय को लेकर इतना विचार विमर्श, इतना समय और इतनी परतें देखने को मिलती हैं। अब सवाल यह है कि इन चर्चाओं का आपके परिवार के लिए वास्तविक मायने क्या है? अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो सबसे ज्यादा राहत उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी जिनके लिए पेंशन ही जीवन की लाइफ लाइन है। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, यह मन की शांति होगी, जीवन की गरिमा की वापसी होगी। यह बुजुर्ग को यह भरोसा देगा कि वह बिना किसी के आगे हाथ फैलाए अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकता है। और अगर वेतन सीमा बढ़ती है तो यह कार्यरत कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक निवेश जैसा होगा। आज की थोड़ी अतिरिक्त बचत कल की बड़ी चुनौतियों के खिलाफ ढाल बन सकती है। यह आने वाले वर्षों के रिटायरमेंट को ज्यादा सुरक्षित और चिंता मुक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम हो सकता है। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। आपको साफ देखना होगा कि नया नियम किस तारीख से लागू हो रहा है। क्या यह पहले से रिटायर लोगों पर लागू होगा या सिर्फ भविष्य में रिटायर होने वालों पर? क्या मौजूदा पेंशन भोगियों के लिए कोई विशेष पैकेज या एकमुश्त राहत का प्रावधान होगा? इन सवालों के जवाब सिर्फ आधिकारिक दस्तावेजों में मिलते हैं। इसलिए अफवाहों और वायरल मैसेज के आधार पर निर्णय लेना खुद को नुकसान में डाल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर बार आपको यह स्पष्टता मिले कि क्या सच है और क्या नहीं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप सही समय पर सही जानकारी पा सकेंगे और गलतफहमी से बचेंगे। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर कार्यरत कर्मचारी के दिमाग में सबसे पहले आता है। अगर वेतन सीमा बढ़ी तो मेरी सैलरी से कितना पैसा ज्यादा कटेगा और टेक होम सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? यह सवाल पूरी तरह जायज है, लेकिन इसका उत्तर किसी एक तय आंकड़े में नहीं दिया सकता, क्योंकि ये आपके बेसिक वेतन, आपकी वर्तमान पीएफ गणना, कंपनी की नीति और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। इतना जरूर समझिए कि पीएफ कटौती प्रतिशत के हिसाब से होती है, इसलिए आधार बढ़ा तो कटौती राशि बढ़ सकती है। मगर इसके साथ यह भी सच है कि आपकी बचत बढ़ेगी, आपकी रिटायरमेंट राशि बढ़ेगी और भविष्य में आपकी सुरक्षा मजबूत होगी। यही कारण है कि इसे सिर्फ कमी के नजरिए से नहीं, एक सुरक्षा के नजरिए से देखना चाहिए। और इस पूरे विषय में सबसे बड़ा नियम यही है कि जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन सामने न आ जाए तब तक कोई भी गणना और कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं होता। अभी आपका सबसे सही कदम यह है कि आप अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें। पीएफ
ईपीएस से जुड़ी जानकारी समझें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। किसी भी नए बदलाव के समय सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को होती है जिनकी केवाईसी, बैंक डिटेल्स या रिकॉर्ड अपडेट नहीं होते। इसलिए समय रहते अपनी जानकारी सही कर लेना समझदारी है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की व्यवहारिक, जमीन से जुड़ी और साफ भाषा में समझाई गई बातें आपको आगे भी मिलती रहें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई असली, लिखित और आधिकारिक बदलाव आए वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत में यही कहा जा सकता है कि ईपीएस और वेतन सीमा का मुद्दा सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह सम्मान और सुरक्षा की कहानी है। यह उन बुजुर्गों की कहानी है जो आज भी चाहते हैं कि वे अपने घर में आत्मनिर्भर रह सकें, और उन कर्मचारियों की भी कहानी है जो चाहते हैं कि उनका कल आज से बेहतर और सुरक्षित हो। उम्मीद रखिए लेकिन सबूत के साथ, चर्चा सुनिए लेकिन दस्तावेज देखकर भरोसा कीजिए। और अगर आपको यह बात समझ में आती है कि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर बार आप अफवाहों के बजाय तथ्यों के सहारे अपनी समझ बना सके। धन्यवाद।